हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग 71st बीपीएससी पीटी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम 13 सितंबर 2025 को कंडक्ट कराया गया था। ये डिस्कशन आयोग के द्वारा प्रकाशित फाइनल आंसर की पर बेस्ड है। ये वीडियो बीपीएससी एईडीओ तथा बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले अदर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी और ये 2023 में कितनी हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 72 वर्ष। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 2023 में 72 वर्ष हो गई है, जो कि 1990 में 58.6 वर्ष थी। यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 का शीर्षक है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। और मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 में शीर्ष पर आइसलैंड था और इसमें भारत का रैंक 130वां था 0.685 स्कोर के साथ। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो एआई एक्शन समिट फरवरी 2025 में पेरिस में आयोजित किया गया था। फरवरी 2025 में तीसरा एआई एक्शन समिट आयोजित किया गया था पेरिस में, जिसकी अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। पहला एआई एक्शन समिट यूके में आयोजित किया गया था और दूसरा एआई एक्शन समिट सियोल, साउथ कोरिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुअर थिंग्स। 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को पुअर थिंग्स में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था। नेक्स्ट है, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ एक्सप्रेस। गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था और इसके डायरेक्टर का नाम है विरल शाह और प्रोड्यूसर का नाम है सोल सूत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 2024 में रमन मैगसेसे पुरस्कार 5 व्यक्ति और संगठन को प्राप्त हुआ था, जो इस प्रकार है: कर्मा फुंटशो भूटान, मियाजाकी हायायो जापान, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड, गुयेन थिन नागोक फुओंग वियतनाम और फरवीज़ा फरहान इंडोनेशिया। इन व्यक्ति और संगठन को सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व और पर्यावरण वकालत जैसे क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2024 के रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2025 में रमन मैगसेसे पुरस्कार भारत की एनजीओ एडुकेट गर्ल्स, मालदीव की शाहिना अली तथा फिलीपींस की फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा को दिया गया है। नेक्स्ट है, आकाश तीर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है, आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। तो ये सही है। यह भारत का व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। C4ISR का मतलब है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनिसेंस। नेक्स्ट है, यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। और आकाश तीर को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन यानी कि मेन बैटल टैंक MBT अर्जुन और उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS, ये दोनों रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। इसके अलावा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, आकाश मिसाइल, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस,
इत्यादि भी मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है और मेक इन इंडिया पहल को भारत सरकार के द्वारा 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 जनवरी। हर वर्ष 27 जनवरी को होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्ट लैम्प। बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला और इसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भाष्टी के द्वारा किया गया था और हार्ट लैम्प ओरिजिनली कन्नड़ भाषा में लिखा गया है और हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ पुस्तक और पहला लघु कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? सिंधु जल संधि के अनुसार इंडस, झेलम और चेनाब नदी पाकिस्तान को आवंटित की गई है, जबकि सतलज, बियास और रावी नदी भारत को आवंटित की गई है। इसमें झेलम शामिल नहीं है और सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्ल्ड बैंक की सहायता से साइन किया गया था कराची में और ये संधि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के मध्य किया गया था। नेक्स्ट है, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षमता गरीबी माप यानी कि कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर। पहला स्टेटमेंट है, सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का प्रमुख संकेतक मानता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यह पुरुष निरक्षरता को संकेतक के रूप में उपयोग नहीं करता है। सीपीएम मुख्यतः महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्वच्छ पेयजल तक पहुंच का अभाव मानव गरीबी सूचकांक यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का हिस्सा है, ना कि सीपीएम का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही है और सीपीएम को 1996 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि मुख्यतः महिलाओं से संबंधित है तथा इसके 3 संकेतक हैं। पहला संकेतक है 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत यानी बाल कुपोषण। दूसरा है निरक्षर वयस्क महिलाओं का प्रतिशत और तीसरा है कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति के बिना जन्म का प्रतिशत यानी कि सुरक्षित मातृत्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल से सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बासमती चावल। अप्रैल से सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात में शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुएं इस प्रकार हैं: पेट्रोलियम उत्पाद, दवा निर्माण, जैविक, दूरसंचार उपकरण, मोती और अर्धकीमती पत्थर, इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण, सोने और अन्य कीमती धातु के आभूषण, लोहा और इस्पात उत्पाद, लोहा और इस्पात, आरएमजी कॉटन सहित सहायक उपकरण, मोटर वाहन अथवा कारें। इसमें बासमती चावल शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षावरण 8,27,356.96 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ और सर्वाधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र, राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश में पाया गया है। इस लिहाज से इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड।
वर्ष 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.3% रही है और भारत विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर है। और दिए गए विकल्प में वर्ष 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में आयरलैंड की हिस्सेदारी भारत से अधिक है 5.5%। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। पहला कथन है यह QR आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कथन है यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों आभा के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। यूविन पोर्टल सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम मतलब कि UIP के तहत सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के सभी टीकाकरण कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है। NUIS मतलब नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। NIUA ने आवास एवं शहरी मंत्रालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है और इसका उद्देश्य है शहरी नवाचार को बढ़ावा देना और शहरों में शहरी प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत राजस्थान में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी 2241 किलोमीटर। और भारतमाला परियोजना को भारत सरकार के द्वारा 2017 में मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए RBI के द्वारा यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के लिए नाबार्ड के द्वारा त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई थी और किसान ऋण पोर्टल को 2023 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके बाद भारत, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा मुद्रा भंडार बन गया। नेक्स्ट है NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019 से 20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी गरीबी के रूप में दर्ज किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में गरीबी दर 4.93% थी, वहीं जम्मू कश्मीर में गरीबी दर 4.8% तथा उत्तर प्रदेश में गरीबी दर 22.9% थी। और यहाँ पर राज्य में पूछ रहा है, तो इस लिहाज से इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का गरीबी दर 33.7% है। नेक्स्ट है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला है प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना यानी कि परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम PAT योजना। तो इसका उद्देश्य है ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करना। दूसरा है तट रेखा आवास में मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल यानी कि मिस्टी पहल। तो मिस्टी पहल को वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। नेक्स्ट है पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ पहल, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इनिशिएटिव। तो इसे नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP। तो NCAP को राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2143। नेक्स्ट है वार्षिक पीएलएफएस 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार, पीएलएफएस यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और इसके रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी में अधिक वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पीएलएफएस रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार ग्रामीण महिलाओं की एलएफपीआर 35.5% है, वहीं शहरी महिलाओं की एलएफपीआर 22.3% है। और पीएलएफ रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग के द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, जबकि एक राष्ट्र एक सदस्यता और अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क वर्ष 2020 में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है देश के सकल मूल वर्धित जीवीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2021 में कितना से बढ़कर 2022-23 में कितना हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के नए आंकड़ों के अनुसार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में 27.3% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 30.1% हो गई है। नेक्स्ट है भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। पहला कथन है भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारत दुनिया में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों के पास स्थित है, ना कि बंदरगाहों के पास। तो यहाँ पर 2 और 3 स्टेटमेंट गलत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल स्टेटमेंट 1 सही है। नेक्स्ट है बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। मिशन दक्ष का उद्देश्य राज्य भर के यानी कि बिहार राज्य के कक्षा 3 से 8 तक के कमज़ोर छात्रों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी की विशेष कक्षाएं प्रदान करना है। और एक शिक्षक केवल 5 छात्रों को पढ़ाएगा, एक टीचर 5 स्टूडेंट जो कि हिंदी और अंग्रेजी धारा प्रवाह पढ़ लिख नहीं सकते और बुनियादी गणित में अच्छे नहीं हैं। उन स्टूडेंट्स को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। और मिशन दक्ष की शुरुआत 2023 में हुई थी, वर्ष 2023 में, कक्षा 3 से 8 के लिए। नेक्स्ट है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का युवा ढांचा 4 प्रमुख घटकों पर केंद्रित है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं शामिल नहीं है। यहाँ पर युवा के वाई का मतलब होता है यस टू स्टार्टअप्स, यू का मतलब होता है अनलीश रेगुलेटरी इनेबलर फॉर सपोर्टिंग स्टार्टअप्स, वी का मतलब होता है वाइब्रेंसी इन एजुकेशन सिस्टम टू इनकरेज एंड फैसिलिटेट स्टार्टअप्स, और ए का मतलब होता है एक्सेस टू फाइनेंसिंग एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट। नेक्स्ट है 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.8% बढ़ी। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 2023-24 में बिहार का जीएसवीए स्थिर मूल्य पर तृतीय क्षेत्र में अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है सकल स्थायी पूंजी निर्माण यानी कि जीएफसीएफ 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी का 4.6% था। तो
तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इस लिहाज से इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है बिहार में बुजुर्ग आबादी यानी कि 60 से अधिक वर्ष के लोग भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में बुजुर्ग आबादी 2041 में 11.6% होगी, वहीं भारत में बुजुर्ग आबादी की हिस्सेदारी 15.9% होगी। नेक्स्ट है PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो PLFS 2023-24 के अनुसार बिहार में कामकाजी महिलाओं का बहुत बड़ा अनुपात स्वरोजगार में है, जो कि 83.5% है। तो इस लिहाज से इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं, जो कि अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक रूप से काम करती हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन की जाती है, लेकिन यह भर्ती लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श के बाद की जाती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है और इसका प्राथमिक कर्तव्य भारत सरकार और राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में सलाह देना है। उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है। वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं, और वो सरकार के पूर्णकालिक वकील नहीं हैं और निजी मामले ले सकते हैं। तो इस लिहाज से इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं। तो वन्य जीवों की सुरक्षा तथा मूल्य नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 246(3) के तहत समवर्ती सूची में शामिल हैं, जो संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को इन विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है। जबकि कृषि पर आय और बिजली की खपत अथवा बिक्री पर कर राज्य सूची का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 4 समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 40 जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की पदोन्नति, अनुच्छेद 43A श्रमजीवी वर्ग का उत्थान, अनुच्छेद 46 सामाजिक न्याय और आर्थिक हितों का संवर्धन, अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, अनुच्छेद 48 पशुधन की सुरक्षा गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है। जबकि समान नागरिक संहिता का वर्णन अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो कि उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद 41 में काम के अधिकार का वर्णन है, जो कि समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 2 और 4 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची, ये सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची, ये भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची, तो ये गलत है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 5वीं अनुसूची के अंतर्गत है, जबकि 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, और संघ सूची का वर्णन 7वीं अनुसूची में है। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है केंद्र सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मंत्रालय और विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। तो भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है अनुच्छेद 77 के तहत। और नेक्स्ट है प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा एक मंत्रालय आवंटित किया जाता है, लेकिन ये अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाता है। यहाँ पर केवल स्टेटमेंट 2 सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में सत्य है। तो राज्य विधायिका की कार्यवाही में महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ भाग ले सकता है। नेक्स्ट है विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। तो ये सही है और इसका वर्णन अनुच्छेद 210 में है। नेक्स्ट है यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है। तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि समान जन का हित संरक्षित हो और विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो। 1 और 2 सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी कि औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान अनुच्छेद 19(2) से 19(6) में किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है और अनुच्छेद 282 के अनुसार संसद विधि द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन की प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद विधि के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है स्थगन से सत्रावसान होता है, यानी कि सत्र का औपचारिक समापन। तो ये भी सही है, स्थगन से सत्र का सत्रावसान होता है। नेक्स्ट है विघटन सदन को समाप्त करता है। तो ये भी सही है, विघटन के द्वारा सदन समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट है स्थगन सदन के नेता के द्वारा अकेले किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्थगन और सत्रावसान यानी कि स्थगन और सदन को आहूत करने की शक्ति अनुच्छेद 85 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टेटमेंट 4 गलत है। नेक्स्ट है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। तो अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की वित्तीय स्थिति के आकलन करने के लिए हर 5 साल पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल के द्वारा गठित वित्त आयोग अधिकृत है और इसका वर्णन अनुच्छेद 243 में किया गया है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो आत्मनिर्भर भारत योजना का उद्देश्य है उद्योगों, एमएसएमई और बुनियादी ढांचों के विकास को बढ़ावा देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाना। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा है इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित और प्रोत्साहित करना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आत्मनिर्भर भारत योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है। तो पंचायती राज्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और लोकतांत्रिक शासन को जमीनी स्तर पर लाना है, जिससे लोगों को विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में
सीधे भाग लेने का अवसर मिल सके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। नेक्स्ट है निंदा प्रस्ताव के बारे में सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 44 को डिलीट कर दिया गया है। देखिए, निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या किसी विशेष मंत्री की नीतियों या कार्यों के विरुद्ध अस्वीकृति की एक औपचारिक अभिव्यक्ति है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य विशेष रूप से यह व्यक्त करके सरकार को हटाना होता है कि सदन का अब उस पर विश्वास नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों का संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय दोनों ही मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि राज्यों के बीच विवाद, केंद्र और राज्य के बीच विवाद और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ये तीनों केवल सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आरोप लगाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। सुरक्षित वाल्व सिद्धांत या सेफ्टी वाल्व सिद्धांत सबसे पहले लाला लाजपत राय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने जानबूझकर भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए एक हानि रहित निकास यानी कि सेफ्टी वाल्व प्रदान करने और हिंसक विद्रोह को रोकने के लिए की थी और कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में की गई थी। नेक्स्ट है दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। 23 दिसंबर 1912 को भारत के नवनियुक्त वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के दिल्ली प्रवेश के समय उनके हाथी पर बम फेंका गया था और ये बम गदर आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारी दल के सदस्यों, विशेष रूप से रास बिहारी बोस और अन्य लोगों के द्वारा फेंका गया था। नेक्स्ट है 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरदयाल। 1911 में भारतीय क्रांतिकारी और विद्वान लाला हरदयाल को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थियोडोर बेक। ब्रिटिश शिक्षाविद और सर सैयद अहमद खान के निकट सहयोगी थियोडोर बेक ने 1883 से 1899 तक MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य के रूप में काम किया और इन्होंने मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ अलगाववादी राजनीतिक सोच को भी प्रोत्साहित किया, जिसके कारण इन्हें 19वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है, थियोडोर बेक। नेक्स्ट है द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया गया था। इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है। महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की गई थी। द यंग इंडिया नहीं, यंग इंडिया। एनी बेसेंट के पत्रिका का नाम कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है। बाल गंगाधर तिलक के पत्रिका का नाम केसरी और मराठा है तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पत्रिका का नाम अल हिलाल और अल बलाग है। नेक्स्ट है मैजिनोट रेखा किन दो देशों के बीच विद्यमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस एवं जर्मनी। मैजिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच विद्यमान है। USA और कनाडा के बीच 49th पैरेलल लाइन है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच 38 पैरेलल लाइन है। नेक्स्ट है हॉर्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, ऑप्शन बी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर्शिया की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। लाल सागर से अदन की खाड़ी को बाबल मंदेब जलडमरू मध्य जोड़ता है और मेडिटेरियन सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ता है। नेक्स्ट है ग्राउंड जीरो कहाँ है। तो ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ग्राउंड जीरो शब्द न्यूयॉर्क में
ट्विन टावरों के स्थान के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमलों के दौरान नष्ट हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? तो डेविल्स नेक के नाम से करा स्थल डमरू मध्य जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, करा इस्थिमस। और करा स्थल डमरू मध्य अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट है, लडंग संदर्भित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। लडांग का अर्थ स्थानांतरण कृषि होता है, जिसे स्लैश एंड बर्न खेती भी कहा जाता है, जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में की जाती है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 352 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी बेसिन। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है और ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना में फैली दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है और गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भगीरथी के संगम का स्थल है? गंगा नदी का निर्माण देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी नदियों के मिलने से होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देवप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी तथा नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है। नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नारकोंडम एवं बेरन। भारतीय क्षेत्र में स्थित ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम और बेरन है और दोनों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बेरन द्वीप अपने सक्रिय ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैंची। मेरठ की कैंची पूरी तरह से स्क्रैप धातु से और हाथ से बनाई जाती है, जिस कारण इसे जीआई टैग मिला है। तो मेरठ के कैंची को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतक एक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकतक एक झील है। ऑप्शन ए। और लोकतक झील मणिपुर में स्थित है और लोकतक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ये बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? बिहार का राज्य पशु बैल या गौर है, जिसे इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2014। मार्च 2006 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने बिहार राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र के दौरान प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था तथा सितंबर 2014 में छात्रों के पहले बैच का नामांकन किया गया था, तो इस लिहाज से इसका सही आंसर 2014 होगा। नेक्स्ट है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है, तो कर्मनाशा नदी कैमूर जिले के कैमूर पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है, जो कि चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, बिहार संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत पाइराइट उत्पादित करता है? इस क्वेश्चन को बीपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। बिहार में संपूर्ण भारत का 95% पाइराइट रिजर्व है और वर्तमान में बिहार पाइराइट का उत्पादन नहीं करता है। और पाइराइट बिहार में मुख्यतः
रोहतास जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में किस जिले में सोना पाया जाता है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के अध्ययनों के अनुसार जमुई में सोना होने की प्रचुर संभावना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जमुई जिला। बिहार के जमुई में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है? बिहार में मुख्य रूप से आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। नेक्स्ट है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल होगा। तो देखिए, लकड़ी के बक्से पर 200 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वो नियत वेग यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से फर्श पर उसको ढकेला जाता है। तो उस स्थिति में जब वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से घसक रहा है तो उस स्थिति में जो फोर्स लगाया जाता है और जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, ये दोनों परिमाण यानी कि वैल्यू में सेम होता है, परंतु दिशा में विपरीत होता है। और यहाँ पर 200 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है तो घर्षण बल भी 200 न्यूटन ही होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है बल की दिशा के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। वह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ट्रक का मास 7 टन यानी कि 7000 किलोग्राम है। ट्रक के द्वारा तय किया गया दूरी 400 मीटर है और इस दूरी को तय करने में 20 सेकंड लगता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर मास दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर s जो है वो तय किया हुआ दूरी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t समय है, a एक्सेलरेशन है। तो s का वैल्यू d के बराबर है 400। तो 400 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 प्लस हाफ a और यहाँ पर t का वैल्यू 20 सेकंड है तो 20 स्क्वायर। तो a का वैल्यू हो जाएगा 400 गुने 2 डिवाइडेड बाई 400 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ट्रक पर लगने वाला बल हो जाएगा F इज इक्वल टू, मास है 7000 kg तो 7000 गुने 2 यानी कि 14000 न्यूटन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 14000 न्यूटन। नेक्स्ट है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। तो 1 यूनिट बिजली इज इक्वल टू हो जाएगा 1 किलोवाट आवर और 1 किलोवाट आवर को हम लोग लिख सकते हैं 1000 वाट गुने 3600 सेकंड, जो कि बराबर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल ऊर्जा खपत जो है वो 250 यूनिट है और यहाँ पर पूछ रहा है जूल में कितना होगा। 250 यूनिट को हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 250 गुने 3.6 गुने 10⁻6 जूल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁸ जूल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 इंटू 10⁸ जूल। एक महीने में ऊर्जा का खपत अगर 250 यूनिट है तो वहाँ पर ऊर्जा जूल में 9 इंटू 10⁸ जूल के बराबर खर्च होगी। नेक्स्ट है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ध्वनि की गति जो है वो माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी पर निर्भर करती है। ठोस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है और गैस में सबसे धीमी। तो दिए गए विकल्प में स्टील में ध्वनि की गति सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, एक मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है। तो जब कोई पिंड मुक्त रूप से गिरता है तो उस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी घटता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है। यहाँ पर कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है और जब पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा घटती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। नेक्स्ट है, बैलों की एक जोड़ी
खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस कॉस थीटा। तो फोर्स जो है वो 140 न्यूटन लग रहा है, डिस्टेंस 15 मीटर है और यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। किया गया कार्य होगा 2100 जूल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2100 जूल। नेक्स्ट है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो एक समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी को अनंत पर माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति का सामान्य सूत्र होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज जो होता है वो V इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। V के जगह पर हम लोग आई आर रखेंगे तो ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या फिर यहाँ पर से हम लोग I का वैल्यू एलिमिनेट करेंगे तो हो जाएगा V बाई आर। तो दूसरा वैल्यू हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो पावर को हम लोग V आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर से निरूपित करते हैं। यहाँ पर आई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है जिस कारण विद्युत धारा काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो कि विद्युत उपकरणों को अत्यधिक विद्युत धारा से होने वाली क्षति से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्यूज। नेक्स्ट है 0.1 NaHCl सॉल्यूशन का पीएच मान है लगभग। तो देखिए किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मान का फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग बेस 10 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस और यहाँ पर दिया हुआ है 0.1 N। नॉर्मेलिटी दिया हुआ है HCl का। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसलिए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इसमें हो जाएगा 0.1 M क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण नॉर्मलिटी जो है वो मोलरिटी के बराबर हो जाता है। तो इसको हम लोग फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो पीएच का वैल्यू हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 0.1। 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 टू द पावर -1। लॉग का एक रूल होता है लॉग a टू द पावर b, तो ये हो जाएगा b लॉग a के बराबर। तो इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा -1 लॉग 10 बेस 10। तो 0.1 NaHCl का pH 1 हो जाएगा क्योंकि लॉग 10 बेस 10 इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1.0। नेक्स्ट है नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है। तो रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में यूरोपियम डोप्ड स्ट्रॉन्शियम एल्यूमिनेट जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपियम डोप्ड स्ट्रॉन्शियम एल्यूमिनेट क्योंकि ये यौगिक दिन के दौरान प्रकाश को अवशोषित करता है और रात में अंधेरे में चमकता है जिसके कारण इसका उपयोग पेंट घड़ियों और सुरक्षा संकेतों में रात्रि में चमकने वाले वर्णक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। स्मार्ट फिल्म जिन्हें इलेक्ट्रोक्रोमिकल या स्विचेबल फिल्म भी कहा जाता है पतली इंडियम टीन ऑक्साइड कोटिंग का उपयोग किया जाता है। तो इंडियम टीन ऑक्साइड ऑप्शन बी। और इंडियम टीन ऑक्साइड एक पारदर्शी सुचालक ऑक्साइड है तो स्मार्ट फिल्म के लिए इंडियम टीन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो प्लैटिनम आधारित यौगिक का उपयोग विशेष रूप से कार्सिनोमा के उपचार के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्लैटिनम। कार्सिनोमा के उपचार के लिए प्लैटिनम युक्त यौगिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेवोनॉर्जेस्ट्रेल। गर्भ निरोधक गोलियों में लेवोनॉर्जेस्ट्रेल का उपयोग किया जाता है और लेवोनॉर्जेस्ट्रेल एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसलिए इसका उपयोग गर्भ निरोधक गोलियों में किया जाता है। कोलेकैल्सिफेरॉल ये विटामिन डी का एक फॉर्म है। वैनलाफ्लेक्सिन एंटी डिप्रेसेंट है और सिट्रिजिन एंटी हिस्टामिन है, जिसका उपयोग एलर्जीज के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है, तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता। देखिए, आयरन को गैल्वेनाइज्ड करने के लिए उस पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है ताकि उसे जंग से बचाया जा सके। और जिंक जो है वो तेल के साथ प्रक्रिया करके हानिकारक पदार्थ बनाता है, जिससे जहरीला यौगिक बनता है, तेल की गुणवत्ता कम हो जाती है और जंग देखी जाती है। इन तीनों कारणों के कारण तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में नहीं रखा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल लेड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो कि समय से पहले ईंधन के प्रज्वलन को रोकता है, जिससे ईंधन की दक्षता में सुधार आता है। नेक्स्ट है, PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है। PHBV का फुल फॉर्म है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को 3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ऑप्शन सी। और ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्केनोइड्स परिवार से संबंधित एक जैव निम्नीकरणीय बहुलक है, जो कि किण्वन के माध्यम से सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट है, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर की विशिष्ट ग्रंथियां होती हैं, जो कि सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती हैं। तो हार्मोन का स्रावन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच, ये बातचीत नहीं होगा, इंट्रैक्शन होगा, परस्पर क्रिया को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोपैरासिटिज्म। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच परस्पर प्रक्रिया इंडोपैरासाइटिज्म का एग्जाम्पल है, यानी कि अंतः परजीविता। और इसमें एक जीव मेजबान के शरीर के अंदर, जैसे कि आंतरिक अंग या ऊतकों में रहता है। नेक्स्ट है, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की कौन सी श्रेणी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, IgM। देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि IG, जिसे एंटीबॉडी के नाम से भी जाना जाता है, ये वो प्रोटीन है जो कि एंटीजन जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया जैसे बाहरी पदार्थ के प्रति प्रक्रिया में बी कोशिकाओं के द्वारा उत्पादित होते हैं। और ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। IgM प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला पहला एंटीबॉडी है, जबकि IgA मुख्य रूप से म्यूकस क्षेत्र जैसे कि लार, आंसू इत्यादि में पाया जाता है। IgG रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और प्रथम प्रतिक्रिया में नहीं है, ये द्वितीयक प्रतिक्रिया में उत्पन्न होता है। IgE एलर्जी प्रतिक्रियाओं और परजीवियों के खिलाफ बचाव में शामिल है। ये संक्रमण के प्रति प्रारंभिक प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, IgM। और IgD बी कोशिका के रिसेप्टर के रूप में काम करता है, जो कि एंटीजन का पता लगाने और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए एंटीना के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, जैविक झिल्ली यानी कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन, जो कि प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होती हैं, से बनी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉनसेंस कोडन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, UAA। UAA एक नॉनसेंस कोडन है जो कि प्रोटीन संश्लेषण के अंत का संकेत देता है, जबकि AUG प्रारंभ कोडन है। UUU यह कोडन फेनिल एलनिन के लिए कोड करता है और UGC यह कोडन सिस्टीन के लिए कोड करता है। नेक्स्ट है, विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुप्तप्राय या इंडेंजर्ड।
वैसी प्रजातियां जिनका निकट भविष्य में विलुप्त होने का बहुत बड़ा खतरा है उन्हें IUCN के लाल सूची में संकटग्रस्त या लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि भारत में उदाहरण के लिए एशियाई शेर, गंगा नदी की डॉल्फिन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इत्यादि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ की फसलें मॉनसून की शुरुआत के साथ बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में काटी जाती हैं। उदाहरण के लिए चावल, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा और गन्ना। तो दिए गए विकल्प में गन्ना जो है वो खरीफ फसल है, ऑप्शन बी। जबकि जौ, चना और गेहूं ये रबी फसलें हैं और इन्हें अक्टूबर के शुरू में बोया जाता है। नेक्स्ट है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। जाइलम ऊतक पौधों में पाया जाने वाला संवहनी ऊतक है जो कि जड़ों से तनों और पत्तियों तक जल और घुले हुए खनिज ऊपर की ओर परिवहन करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन। जबकि भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों यानी कि वस्कुलर टिश्यूज की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, APD कोंडोले। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति APD कोंडोले थे। और पौधों में दो प्रकार के संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कि पौधों में जल, खनिज और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है, आम में हम जो भाग खाते हैं वो है। तो आम में हम मध्य फल भित्ति या मेसोकार्प को खाते हैं। बाह्य फल भित्ति या एपिकार्प फल की बाहरी त्वचा या छिलका होता है, जबकि अंतः फल भित्ति आम का बीज को घेरने वाली कठोर और पथरीली परत होती है। नेक्स्ट है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, जो कि ओजोन परत को नुकसान से बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। नेक्स्ट है, माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ। माइकोराइजा कवक और पौधों के जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध है और इस संबंध का प्राथमिक लाभ खनिजों का अधिक अवशोषण और रोगों से सुरक्षा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। नेक्स्ट है, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों की किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, जिस कारण इसका विरोध किया गया था और साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को लॉर्ड बर्किनहेड के द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जॉन साइमन ने की थी। और साइमन कमेटी एक 7 सदस्यीय कमीशन था। क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को की गई थी तथा ये 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। वेल्बी कमीशन का गठन 1895 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय खर्च की जांच करना था। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था। 24 मार्च 1946। नेक्स्ट है, किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का भी नारा दिया था। नेक्स्ट है, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत के दौरान महात्मा गांधी ने यह कहा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। नेक्स्ट है, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो बांटो और छोड़ो का नारा मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बांटो और छोड़ो के नारे को मोहम्मद अली जिन्ना ने बुलंद किया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को
मूर्त रूप दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था और इसी के आधार पर भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया गया। नेक्स्ट है, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1918 में होम रूल आंदोलन के सिलसिले में 2 बार बिहार का दौरा किया था। पहली बार 18 अप्रैल 1918 को तथा दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को ये पटना आई थी और बिहार में 1916 में मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की गई थी और होम रूल लीग की शुरुआत 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सरकार और गांधी जी। चंपारण कृषि समिति की स्थापना भारत सरकार और महात्मा गांधी के बीच हुए एक समझौते के माध्यम से हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा आंदोलन के प्रमुख नेता थे और इन्होंने किसानों को संगठित करने और जमींदारों तथा ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के शोषण के विरुद्ध उनके अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा तथा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था तथा इन्होंने हिंदी पत्रिका हुंकार की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय रंगनाथ शर्मा, जिन्हें रघुनाथ शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें गोली मार दिया गया था। रंगनाथ शर्मा या फिर रघुनाथ सिंह नहीं होगा, शर्मा होगा। नेक्स्ट है, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। श्री कृष्ण सिंह 1937 में बिहार के प्रीमियर बने थे, यानी कि प्रधानमंत्री बने थे और उस समय चीफ मिनिस्टर का कोई पोस्ट नहीं था, इस कारण इसका सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ है प्राचीन भारत के स्थल और दूसरा तरफ है वर्तमान में किस राज्य में है? कर्ण सुवर्ण पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण प्राचीन शहर था। प्रयाग ज्योतिष असम का प्राचीन नाम था। गिरनार गुजरात में स्थित एक प्राचीन स्थल है तथा प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन शहर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 4 2 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? ऋग्वैदिक काल में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है और ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है और इस काल में गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती आदि जैसी विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। तो दिए गए विकल्प में गार्गी का संबंध उत्तर वैदिक काल से है, ऋग्वैदिक युग से नहीं, जबकि घोषा, अपाला, विश्वारा ये तीनों ऋग्वैदिक युग से है। नेक्स्ट है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है घटना अथवा स्थान और दूसरी तरफ है संबंधित व्यक्ति। चोल गंगम झील का संबंध राजेंद्र प्रथम से है। धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक के द्वारा की गई थी। प्रयाग की सभा हर्षवर्धन के द्वारा की जाती थी प्रत्येक 5 वर्ष में और सुदर्शन झील इसका संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 4 2 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया था। बहलोल लोदी ने 1451 से 1489 तक शासन किया था तथा बलबन ने 1266 से 1287 तक शासन किया था। तो दिए गए विकल्प में सबसे अधिक
38 वर्षों तक बहलोल लोदी ने शासन किया था, जबकि दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने सर्वाधिक तथा खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सबको सही काल अनुक्रमिक क्रम में सजाना है। सबसे पहले मौर्य वंश 321 ईसा पूर्व, उसके बाद शुंग वंश 185 ईसा पूर्व, उसके बाद कण्व वंश 75 ईसा पूर्व तथा उसके बाद कुषाण वंश पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी। तो दिए गए विकल्प में ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी तुलसीदास द्वारा नहीं, सूरदास के द्वारा ब्रज भाषा में लिखी गई है, जबकि विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली ये तीनों तुलसीदास की रचना है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है इमारत और दूसरे तरफ है बनाने वाला या वाली व्यक्ति। तो काबुली बाग मस्जिद बाबर के द्वारा बनाई गई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा तथा इत्तेमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 1, 3, 2। और इत्तेमादुद्दौला के मकबरा में पहली बार पितरादूरा तथा संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है व्यक्ति और दूसरी तरफ है संबंधित रहे। दयानंद सरस्वती का संबंध सत्यार्थ प्रकाश से था, तो यह सही है। जेम्स अगस्टस हिक्की का संबंध कलकत्ता क्रॉनिकल से था, तो ये गलत है। जेम्स अगस्टस हिक्की का संबंध बंगाल गजट से था और कलकत्ता क्रॉनिकल के संस्थापक डेनियल स्टुअर्ट और जोसेफ कूपर थे। रामास्वामी नैकर जस्टिस पार्टी से संबंधित थे और ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जेम्स अगस्टस हिक्की का संबंध बंगाल गजट से था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ है पिता और दूसरी तरफ है पुत्र। बाबर के पुत्र का नाम कामरान था, अकबर के पुत्र का नाम सलीम था, शाहजहां के पुत्र का नाम मुराद था और जहांगीर के पुत्र का नाम खुसरो था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो बिहार में चौथी बौद्ध संगति आयोजित नहीं की गई थी। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ था, जबकि प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में तथा तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के नहीं 1939 के त्रिपुरी तथा 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1941 में घर में नजरबंदी से भाग निकले थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। यहाँ पर इंग्लिश में प्रोविंशियल गवर्नमेंट दिया हुआ है, जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट होना था। तो इस ट्रांसलेशन की गलती की वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि इंग्लिश में ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है और हिंदी में यहाँ पर सही हो रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? तो दिए गए विकल्प में कौटिल्य नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे और कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ये तक्षशिला के शिक्षक थे तथा इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है, जबकि नागार्जुन, शीलभद्र और शांति रक्षित ये तीनों नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सभी घटनाओं को सही काल अनुक्रमिक क्रम में सजाना है। तो देखिए, सबसे पहले वांडीवाश की लड़ाई 1760 में लड़ी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के मध्य। उसके बाद राजा नंद कुमार को जालसाजी के आरोप में अंग्रेजों ने मौत की सजा सुनाई थी 1775 में। सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई थी 1782 में तथा टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुई थी।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पटना हरकारा। पटना हरकारा पहली बार 1779 में प्रकाशित हुआ था और ये उर्दू में प्रकाशित होता था, जबकि बिहार बंधु राज्य का साप्ताहिक समाचार पत्र 1872 में बिहार शरीफ से प्रकाशित हुआ था। अखबार बिहार पटना के कमिश्नर विलियम टेलर के द्वारा पहली बार 1856 में प्रकाशित हुआ था तथा बिहार हेराल्ड 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है घटना या संगठन और दूसरे तरफ है संबंधित व्यक्ति। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी भाग लिया था। आजाद दस्ता का गठन 1942 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसमें श्याम नारायण ने भाग लिया था। किसान सभा बिहार से स्वामी सहजानंद संबंधित थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात करें। तो दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र और पेरिस्कोप ये तीनों प्रकाशीय उपकरण हैं जिनका उपयोग देखने के लिए किया जाता है, जबकि स्टेथोस्कोप एक ध्वनि उपकरण है जिसका उपयोग शरीर की आंतरिक ध्वनियों को सुनने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है, SPRING को कोड में UNUFRC लिखा जाता है, तो उसी कोड में मोबाइल शब्द को कैसे लिखेंगे? तो आइए देखते हैं। S+2 U हो जाएगा, P-2 N, R+3 U, I-3 F, N+4 R, G-4 C। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये कोड लिखा गया है। तो मोबाइल को लिखने के लिए M+2 O, O-2 M, B+3 E, I-3 F, L+4 P और E-4 A हो जाएगा। तो OMEFPA। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, OMEFPA। नेक्स्ट है, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। तो मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? मुकेश की पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ, पत्नी की बेटी यानी कि मुकेश की पोती, उसकी माँ रीता। तो ये रीता है और रीता जो है वो मुकेश की बहू है, यानी कि मुकेश जो है वो रीता का ससुर है। यहाँ पर पूछ रहा है मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है, तो मुकेश जो है वो रीता का ससुर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम उत्तर की दिशा में जाता है। उत्तर की दिशा में राम जा रहा है, फिर दाएं मुड़ जाता है, यानी कि इस डायरेक्शन में मुड़ जाता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है, अंत में वो बाएं जाता है। तो अब राम किस दिशा में है? तो राम जो है अभी वर्तमान में पूर्व दिशा में है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहिंदर। नेक्स्ट है, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंद्र से 7 रैंक या श्रेणी आगे है। यदि जोगिंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है? देखिए, क्लास में टोटल 39 स्टूडेंट हैं और जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है। तो शुरुआत से जोगिंदर का रैंक अगर देखेंगे तो जोगिंदर का रैंक हो जाएगा 39 - 17 + 1 = हो जाएगा 23। तो शुरुआत से देखेंगे तो जोगिंदर का रैंक 23वां है और चूंकि नितिन जो है वो जोगिंदर से 7 रैंक आगे है तो नितिन का रैंक हो जाएगा 23 - 7 = 16। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 16वां। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ क्रॉस है, क्रॉस का अर्थ माइनस है, डिवाइडेड बाई का अर्थ प्लस है तथा माइनस का अर्थ डिवाइडेड बाई है, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये किसके समान है? तो सबको चेंज कर देंगे। 175 डिवाइडेड बाई 25 + 5 × 20 - 3 × 10, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आएगा 77, ऑप्शन बी। बोर्ड मास का रूल लगाएंगे यहाँ पर और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू 77 आएगा। नेक्स्ट है, राहुल की आयु
सीमा के आयु से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी और अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है। पहले मान लेते हैं राहुल का आयु R है, लक्ष्मी का L है और सीमा का S है। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 4 साल के बाद राहुल जो है वो 31 साल का हो जाएगा। तो R + 4 = 31। तो राहुल का वर्तमान आयु जो है वो हो जाएगा 27 वर्ष, मतलब कि वर्तमान में राहुल 27 साल का है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है राहुल की उम्र सीमा से 3 गुनी है, तो 27 = हो जाएगा 3s। तो सीमा का आयु जो है हो जाएगा 27/3 यानी कि 9 वर्ष। अब लक्ष्मी के बारे में दिया हुआ है कि 4 साल पहले लक्ष्मी का आयु जो है वो राहुल के 4 साल पहले के आयु का दुगना था। ठीक है, तो यहाँ पर L - 4 = 2 R - 8। R का वैल्यू 27 है, वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो L का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 50 साल। ठीक है, तो राहुल का आयु 27 वर्ष हो जाएगा, सीमा का आयु 9 वर्ष और लक्ष्मी का वर्तमान आयु 50 वर्ष है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सीमा का वर्तमान आयु 9 वर्ष है तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर पहले रो में दिया हुआ है 28, 20 और 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 28 / 7 तो आएगा 4 और 4 × 5 = हो जाएगा 20। इसी तरह से 84 / 12 तो आएगा 7 और 7 × 5 हो जाएगा 35। और इसी पैटर्न को लास्ट वाला रो भी फॉलो करता है। 9 / 45 = हो जाएगा 5 और 5 × 5 हो जाएगा 25। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 35। नेक्स्ट है रेन को कोड में इस तरह से लिखा जाता है, मोर को इस तरह से दर्शाया जाता है, तो उसी कोड में रिमेन को कैसे लिखेंगे। तो रेन को लिखा गया है $8 % और 6, मोर को लिखा गया है 7 #8 और @। तो इसी भाषा में रिमेन को लिखेंगे, R को लिखेंगे 8, E को @ M को 7, A को $, I को % और N को 6। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 8 @ $7 % और 6। नेक्स्ट है 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। टोटल 5 क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते। तो 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में नहीं बल्कि 2023 में आयोजित किया गया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिलों को लाभ होगा। तो कोसी मेची लिंक परियोजना में बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले में सिंचाई के लिए लाभ मिलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। नेक्स्ट है किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो वर्तमान में भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषा हैं जो इस प्रकार हैं: तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तेलुगु, मराठी, बंगाली इन तीनों को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। मराठी और बंगाली को वर्ष 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र यानी कि IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है। तो बिहार में स्थित नागी पक्षी अभयारण्य को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में मान्यता दी गई है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ऑप्शन सी। और नागी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित है और ये एक रामसर साइट है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बिहार में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मधुबनी। और हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन नासा का मिशन है। नेक्स्ट है अफ्रीकनर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? तो अफ्रीकनर्स मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में बसने वाले डच लोगों के वंशज हैं और वे देश में श्वेत अल्पसंख्यकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह जो कि डच लोगों के वंशज है। नेक्स्ट है उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल में ही वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजों की बावली। 2025 में ये घोषणा की गई थी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग और टीसीएस फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली के मेहरौली पुरातत्व पार्क में स्थित 16वीं सदी की बावड़ी राजों की बावली का जीर्णोद्धार सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम है एरिक एडम्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये घोषणा भीमराव अंबेडकर जी के 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है और भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। यूरोपीय प्रसारण संघ और एसवीटी ने 2023 में घोषणा की कि यूनाइटेड बाय म्यूजिक को 2024 के यूरोविजन सॉन्ग प्रतियोगिता और इस आयोजन के सभी भविष्य के संस्करणों के लिए नारा के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? GSLV F-15 मिशन के द्वारा NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया जो कि भारत की दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह श्रृंखला का हिस्सा है। नेक्स्ट है GSLV F-15 श्रीहरिकोटा से इसरो का 101वां प्रक्षेपण था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। GSLV F-15 इसरो का 100वां प्रक्षेपण था, ना कि 101वां। तो यहाँ पर ए और सी ये दोनों सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसरो का 101वां प्रक्षेपण PSLV C61 के द्वारा EOS-09 उपग्रह का प्रक्षेपण था। नेक्स्ट है G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। तो ये गलत है, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, भारत में। इसका विषय था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। तो ये भी गलत है। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम था। और नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में अरबपतियों पर कर लगाने पर जोर दिया गया। तो ये भी गलत है, क्योंकि रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र G20 के 18वें नहीं 19वें शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट है 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? तो 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन प्रयासों में विकासशील देशों को सहायता देने के लिए 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन ने कोरियाई भाषा में पहली बार प्रकाशित होने के एक दशक बाद 2016 का
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था और यह पुरस्कार हान कांग और उनकी अनुवादक डेबोरा स्मिथ के बीच साझा किया गया था। डेबोरा स्मिथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो नेपाल के हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में लांगटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर, जो कि नेपाल का पहला ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याला ग्लेशियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।